हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पर क्लासेस पर। मैं एन.के. सिंह। तो दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर के आया हूं इस वीडियो में सीडीपी यानी बाल विकास का चैप्टर नंबर 4 जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण एक बच्चा में, बालक में कैसे कैसे होता है, इससे संबंधित सारे थ्योरी क्लासेस इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं, जो सीटेट स्पेशल है और अन्य सारे टेट एग्ज़ाम में भी आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपसे कि इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आप इस चैप्टर से जो भी सारे क्वेश्चन होगा किसी भी टेट एग्ज़ाम में, खास करके सीटेट एग्ज़ाम में, वह आपसे नहीं छूटने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दोस्तों, जो मेरे प्यारे दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन दबा देंगे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम इस वीडियो में और देखते हैं आपका यह जो चैप्टर है समाजीकरण की प्रक्रिया, यह चैप्टर नंबर 4 है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यह चैप्टर है और चैप्टर का नाम है आपको समाजीकरण की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? समाजीकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन प्रोसेस। यह देखेंगे आप इस चैप्टर से सीटेट में आपको प्रत्येक बार 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखेंगे यहाँ पे कह रहा है, सबसे पहला जो आपका इसमें टॉपिक है सो कह रहा है आपको ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है आपको यह कह रहा है कि समाजीकरण एवं इनसे संबंधित सिद्धांत, क्या क्या सिद्धांतें हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि समाज में रहने वाले व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक कहलाते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है सीधा सीधा कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है दोस्तों, तो अरस्तु महोदय कहे हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो मनुष्य समाज में नहीं रहना चाहते हैं तो या तो वो देवता हैं या तो वो जानवर के समान है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इस पॉइंट को देखेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है, आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मनुष्य क्या है? तो सामाजिक प्राणी है। अब कहता है बिना समाज की किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, समाज के बाहर आप नहीं रह सकते हैं। अब है समाजीकरण केवल कौशल क्षमता प्राप्त करना, अनुकरण करना ही नहीं, अपितु इसके माध्यम से व्यक्ति जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार को सीखता है। जो भी एक छोटे से नग्न आकार से बालक जब जन्म लेता है इस धरती पे, माँ के गर्भ से जब आता है, तब से ही उसका समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है और फिर आगे वह सीख पाता है कि हमें इस दुनिया में, इस समाज में किस प्रकार से रहना है और कैसे अपने आप को सामंजस्य करना है। ठीक है दोस्तों, अब देख रहे हैं यहाँ पे कर यथा परोपकार। परोपकार का मतलब होता है कि आप दूसरे का उपकार करें। ठीक है दोस्तों, अब है आत्मनिर्भर होना, सभ्य एवं सुशील बनना इत्यादि। इसके माध्यम से अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्यों इत्यादि का कोई भी सीखता जो है सो कहाँ से? उसी को समाजीकरण कहा जाता है। इसके कड़ी में, समाजीकरण के कड़ी में सबसे जो प्रथम आपको पॉइंट आता है बालक में, वो परिवार आता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोई भी बालक जब जन्म लेता है माँ के गर्भ से तो एक परिवार का वो अंग होता है। अब कह रहे हैं उसके बाद समाज, फिर समुदाय, फिर उसके महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे इस पे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बालक का प्रथम पाठशाला। ठीक है दोस्तों, बालक का प्रथम पाठशाला, आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बालक का प्रथम
पाठशाला क्या होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए परिवार। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? परिवार। यह क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में पूछा गया है। अब यहाँ पे रॉस महोदय जो है अपना कुछ डिफिनीशन देते हैं, कोटेशन देते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है समाजीकरण के सहयोग करने वाले व्यक्ति जैसे हम का विकास होना चाहिए। भावना का विकास करता है और उसमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता होता है। अब समझिए दोस्तों, मैं का मतलब हो जाता है आपको, अगर हम मैं कहते हैं मैं, तो मैं का मतलब हो जाता है एक आदमी, सिंगल। ठीक है दोस्तों, और हम जो कहते हैं तो हम का मतलब होता है सभी, यानी जो भी परिवार के लोग हैं, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, वो सभी आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समाज का मतलब है, समाजीकरण का मतलब है कि आप में हम का विकास हो गया है। अब किम्बल यंग साहब का एक कोटेशन है जो कह रहे हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है तथा जिसके द्वारा समाज के मूल्यों एवं मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। तो यह दो कोटेशन को आप लोग अपना ध्यान पे रखेंगे, क्योंकि कभी कभी कोटेशन भी पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं अगला पॉइंट पे। ठीक है दोस्तों, तो अगला पॉइंट आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के सामने है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, कुछ सिद्धांतें दी गई है जो समाजीकरण से संबंधित है। इसके कड़ी में आता है क्या सब है, तो आप देखेंगे पहला है कि स्वदर्पण का सिद्धांत, यानी स्वयं का दर्पण। यानी कहते हैं ना, किसी को अच्छा भला कहने से, बुरा कहने से पहले आप अपना मुख को, चेहरा को स्वयं दर्पण में निहार लीजिए। तो यही बात है स्वदर्पण, यानी आप खुद क्या सोचते हैं उसके बारे में, स्वयं के बारे में क्या आपका भावना है। तो यह जो सिद्धांत है कूले महोदय का है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें कहा गया है कि समाजीकरण, ठीक है दोस्तों, सामाजिक अंतर क्रिया पर आधारित होती है। समाज तथा अन्य बाहरी लोगों के संपर्क में आने से बालकों में स्वधारणा, स्वयं के बारे में सोचने की विकसित होती है। कूले समाजीकरण के प्राथमिक समूह में क्या आता है दोस्तों? तो इस सब को आप लोग विविधय करेंगे। परिवार, आसपास का वातावरण एवं खेल इत्यादि समूह मानव भाव में विकास करने की प्रथम पाठशाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको आ जाता है मैं और मुझे का सिद्धांत। मैं और मुझे यह दोनों बात एक ही होता है। यहाँ पे कह रहा है, यह मीर महोदय का सिद्धांत है। इसके अनुसार है कि समाज में अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। बालकों में धीरे धीरे अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट का डेवलप होने लगती है। उनकी बातों, व्यवहारों तथा अन्य व्यक्तियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके माध्यम से बालक में मैं की भावना का विकास होने लगता है एवं समाजीकरण की तीव्र गति से आरंभ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब अगला इसमें जो कह रहा है आप मुझे की भावना का विकास होने लगता है। इसी प्रकार से आप कह रहे हैं मुझे के कारण वह सामाजिक गतिविधि और प्रभावित होने लगती है। और मैं और मुझे का मिश्रित रूप ही क्या है? स्व है, यानी स्वयं के बारे में। एक दूसरे का दोनों क्या है? पूरक है। ठीक है दोस्तों, पृथक नहीं, अलग नहीं है। अब चलेंगे, अगला पॉइंट कहता है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। सामूहिक प्रतिनिधित्व का मतलब हुआ ग्रुप लीडरशिप। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कह रहा है यह जो सिद्धांत है वो महान दार्शनिक दुर्खिम महोदय का है। कह रहा है इसके अनुसार प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भावना, विश्वास, आदर्श, संस्कार तथा मान्यताएं प्रगतिशील अवस्था में होती है, जिसे समाज के व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति मिली होती है। बालक जिस समाज में जन्म लेता है वह उस समाज के लोगों द्वारा किए गए आचरण एवं व्यवहार, ठीक है दोस्तों, आचरण एवं व्यवहार अनुकरण करता है। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया अपनी गति से चलती है। अब समझिए, एक ही बात है, आप साफ तौर पे समझिए। समाजीकरण, सोशलाइजेशन का जो डेवलपमेंट होता है बालक को, सो समाज के अंतर्गत रह करके वह सीखता है कि कौन हमसे बड़े हैं, उनको पैर छू करके प्रणाम करना चाहिए या उनको आदर करना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। वो सब कहाँ से सीखता है बालक? कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, कैसे रीति रिवाज को सीखना है, वो सारे कुछ बालक समाज के अंतर्गत रह करके सीखता है और समाज से संपर्क का ही प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है आपको कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है। तो अब समझिए समाजीकरण को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है। सबसे पहला कारक है कि पालन पोषण, फॉरेस्टिंग एंड न्यूरिशमेंट। अब समझिए, एक बालक का अच्छा से देखभाल नहीं होगा, पालन पोषण नहीं होगा जन्म के बाद, तो क्या होगा, उनका विकास कैसा होगा? तो यहाँ पे कह रहा है कि बालक के समाजीकरण पर पालन पोषण का गहरा प्रभाव पड़ता है।
जिस प्रकार वातावरण बालक के प्रारंभिक जीवन में मिलता है तथा जिस प्रकार से माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, उसी के अनुसार बालक में भावनाएं, अनुभूतियां विकास होती है। दूसरे शब्द में, बालक समाज विरोधी आचरण उसी समय करता है जब वह स्वयं को समाज के साथ व्यवस्थापित नहीं कर पाते। इसको भी करेंगे दोस्तों। अब समझिए, कहने का तात्पर्य यह है कि पालन पोषण यानी आप अगर समाज में कोई अच्छा काम करते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं, तो भी आपको उनका श्रेय आपको पालन पोषण पे जाता है। यानी कहता है, अगर आप अच्छे काम करते हैं तो कहने के लिए दोस्तों लोग कहता है कि श्याम ने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसका मतलब है इनका रहन सहन, पालन पोषण, इनके घर का वातावरण बहुत अच्छा है। यानी इनके माता पिता उनको बहुत बढ़िया तरीके से पालन पोषण किए हैं। और कोई खराब काम भी करते हैं तो कहने में आता है कि नहीं, इनका पालन पोषण ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि पालन पोषण, रहन सहन जो बालक का है, एक माता पिता अपने बालक को बहुत अच्छे प्रकार से करते हैं और बालक जब अपने आप को समाज के साथ फिट नहीं कर पाते हैं तभी वो कोई गैर सामाजिक कार्य, विरोधी कार्य करने को उतारू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला पॉइंट आप लोग देखेंगे, सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब होता है दोस्तों सहयोग करना, सिंपैथी। ठीक है दोस्तों, किसी को सिंपैथी देना। अब समझिए, सिंपैथी का मतलब होता है कि सहानुभूति देना। अब समझिए, अब आगे है सहानुभूति। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि पालन पोषण की भांति सहानुभूति भी बालक में समाजीकरण में गहरा प्रभाव पड़ता है। यह कहाँ सीखता है? यह भी बालक समाज में ही रह करके सीखता है कि किसी के दुख में हमको कैसे उसको सहानुभूति देना है और खुशी में किस प्रकार से उसके साथ सहानुभूति देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ है कि इसका कारण यह है कि सहानुभूति के द्वारा बालक में अपनत्व की भावना का विकास होता है। कहते हैं ना दोस्तों कि विपत्ति में काम जो देता है वही अपना कहलाता है। ठीक है दोस्तों, खुशियों में तो खुशी में तो सब कोई साथ रहता है, विपत्ति में जो साथ रहे वही अपना होता है। ठीक है, अब कह रहे जिसके परिणाम स्वरूप वह एक दूसरे के भेदभाव करना सीखते हैं, वह उसे व्यक्तित्व को अधिक प्यार करने लगता है जिस प्रकार उसके प्रति सहानुभूति होता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग सिंपैथी। अब आगे है सामाजिक शिक्षण। समाज में रह करके सोशल टीचिंग कैसा होना चाहिए। यहाँ कह रहा है सामाजिक शिक्षण भी बालक के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान देने की बात है कि समाजीकरण समाज में रह करके या सामाजिक शिक्षण आरंभ कहाँ से होता है? तो परिवार से आरंभ होता है, जहाँ पर बालक माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सदस्य से खान पान तथा रहन सहन के बारे में शिक्षा लेते हैं कि मेरे परिवार के लोग कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे रहते हैं। यह सब शिक्षा एक समाज से मिलता है और परिवार इसका महत्वपूर्ण अंग होता है, प्रथम कड़ी। अब है दोस्तों पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड, अवार्ड एंड पनिशमेंट, यह भी बालक सीखता है समाज से ही। यहाँ पे कहता है पुरस्कार एवं दंड का महत्वपूर्ण प्रभाव बालक पे पड़ता है। अब समझिए, जब बालक समाज के आदर्शों मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसका प्रशंसा करते हैं। अगर आप अच्छे कार्य करते हैं, समाज में समाज के हित के बारे में सोचते हैं तो आप प्रशंसनीय योग होते हैं और लोग आपको प्रशंसा करते हैं। साथ ही वह समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए जब कोई विशिष्ट कार्य करता है तो उसे पुरस्कार भी दिया जाता है। इसके विपरीत आप अगर समाज विरोधी कार्य करेंगे, समाज में असामाजिक व्यवहार के कार्य करेंगे तो दंड भी दिया जाता है दोस्तों, जिसके भय से वह ऐसा कार्य दोबारा नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब है हेरेडिटी, वंशानुक्रम। तो इसके बारे में मैं आपको 3 नंबर चैप्टर में डिटेल से समझा चुका हूँ कि हेरेडिटी, वंशानुक्रम जो है, कहता है बालक मनोवांशिक, ये वंशानुक्रम से प्राप्त अनुवांशिक गुण होते हैं, जैसे मूल भाव, संवेग, सहज क्रिया एवं क्षमता आदि। ये सब कहाँ से? संवेग से ही, ये वंशानुक्रम हेरेडिटी से आता है। अब है इनके अतिरिक्त उनके अनुकरण एवं सहानुभूति जैसे गुण भी वंशानुक्रम से आता है। इसका प्रमुख भूमिका है कि सभी बालक तत्व बालक के समाजीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे हैं कि फैमिली यानी परिवार। परिवार कहने का तात्पर्य है कि समाजीकरण में परिवार प्रमुख स्थान होता है। इसका VVI कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में कि बालक के समाजीकरण का सबसे पहला जो अंग है, प्रमुख स्थान है, किसका है? तो परिवार का है। प्रथम पाठशाला कौन है? परिवार है। द्वितीय में समाज है। ठीक है दोस्तों, अब है इसका कारण यह है कि प्रत्येक बालक जन्म
प्रत्येक बालक का जन्म किसी न किसी परिवार में ही होता है। जैसे बालक बड़ा होता है जैसे जैसे वैसे वैसे अपने माता पिता, भाई बहनों तथा परिवार के अन्य सदस्य के संपर्क में आते हुए प्रेम की बात, सहानुभूति की बात, ठीक है दोस्तों, सहनशीलता की बात, सहयोग आदि की सामाजिक गुणों का जो विकास होता है बालक को यहीं से सीख मिलता है। अरे यही नहीं, वह अपने परिवार में रहते हुए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार के आदर्शों, मूल्यों, रीति रिवाजों, परंपराओं तथा विश्वासों को धीरे धीरे सीख जाता है। जो भी गतिविधि परिवार में होगा, अच्छाई बुराई, वह बालक सीख जाता है। ठीक है दोस्तों, अब है पड़ोस। सब कोई इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे लोग अच्छे पड़ोस में ही अपना निवास करना चाहते हैं। सब पड़ोसी अच्छा खोजते हैं, तो अच्छा खुद को बनाना पड़ेगा, तभी तो दोस्तों पड़ोसी अच्छा बन पाएंगे। अब कहता है पड़ोस भी एक प्रकार का बड़ा परिवार होता है। ठीक है दोस्तों, अब है जिस प्रकार बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अपनी सांस्कृतिक सामाजिक गुणों का ज्ञान करता है, ठीक उसी प्रकार पड़ोस में रहने वाले विभिन्न सदस्य एवं बालकों के संपर्क में रहते हुए विभिन्न सामाजिक बातों का ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखेंगे कर इस दृष्टि से क्या कहा गया है कि यदि पड़ोस अच्छा है तो बालक के व्यक्तित्व के विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि पड़ोस खराब है तो बालक को बिगड़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। यही कारण है कि अच्छे परिवार के लोग अच्छे पड़ोस में रहना पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे पड़ोस चाहते हैं तो आपको खुद भी अच्छा बनना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला पॉइंट आप लोग देखेंगे। अगला पॉइंट है यहाँ पे स्कूल। स्कूल यानी आपका जो विद्यालय है वो। ठीक है दोस्तों, स्कूल यहाँ पे आप देखिए करे परिवार तथा पड़ोस के बाद स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बालक का समाजीकरण होता है। स्कूल में विभिन्न प्रकार के बालक शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। बालक इन विभिन्न परिवार के बालकों तथा शिक्षकों से के बीच रहते हैं, समाजीकरण प्रतिक्रिया करता है। उसका समाजीकरण तीव्र गति से होने लगता है। स्कूल में रहते हुए बालक को जहां एक और विभिन्न विषय की प्रत्यक्ष शिक्षा द्वारा सामाजिक नियमों, रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं, विश्वासों तथा आदर्शों का मूल ज्ञान होता है, वही दूसरी ओर उसमें स्कूल की, ठीक है दोस्तों, स्कूल की विभिन्न सामाजिक योजनाओं में सक्रिय भाग लेने हेतु अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास होता रहता है। स्कूल में आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे बालक रहता है, शिक्षक रहते हैं, सारे के बातों का अनुसरण किया जाता है और विविध पृष्ठभूमि से आए रहते हैं बालक, और आप वहाँ पे जाते हैं, बच्चा जाते हैं तो इस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा के साथ साथ उनमें प्रत्यक्ष रूप से समाजीकरण भी होता रहता है। ठीक है दोस्तों, अब है बालक के साथी यानी कॉलिग। अब यहाँ पे कह रहा है बालक के साथी, ये भी अच्छा रहना चाहिए। कह रहा है प्रत्येक बालक अपने साथी के साथ खेलता है। वह खेलते समय जाति पाति, ऊंच नीच तथा अन्य प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर दूसरे बालकों के साथ अंतःक्रिया द्वारा आनंद लेना चाहता है। कार्य में उनके साथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है समुदाय कम्युनिटी। अब समझिए कह रहे बालक के समाजीकरण में समुदाय अथवा समाज का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक समाज अथवा समुदाय अपने विभिन्न साधनों तथा विधियों के द्वारा बालक का समाजीकरण करना अपना परम कर्तव्य समझता है। इस साधनों के अंतर्गत जातीय, राष्ट्रीय प्रथाएं एवं परंपराएं, मनोरंजन एवं राजनीतिक विचारधाराएं, धार्मिक कट्टरता, सांस्कृतिक, कला, साहित्य, इतिहास, जातीय पूर्ण धाराएं इत्यादि आती है। तो दोस्तों, यह अलग अलग समुदाय में, अलग अलग जाति में भी अलग अलग रीति रिवाज में कई तरह का भेदभाव देखा जाता है, और वह भेदभाव जो है वो धार्मिक कट्टरता जो है, सांस्कृतिक जो है, रहन सहन जो है, उनका इतिहास जो है, वह बालक को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, अब है धर्म, रिलीजन से ही भी प्रभावित होते हैं। जैसे हम आप देखते हैं सिख में चाकू रखे रहते हैं सिख लोग। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम का पहनावा अलग है, हिंदू में पहनावा अलग है,
तो ये सब क्या है, ये एक धर्म का है और सब धर्म अपने आप में सर्वोपरि है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कहता है धर्म का बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। हम देखते हैं कि प्रत्येक धर्म के कुछ संस्कार है, परंपराएं हैं, आदर्श हैं, मूल्य होते हैं। जैसे जैसे बालक अपने धर्म अथवा अन्य धर्म से व्यक्तिगत समूहों में संपर्क में आते हैं, वैसे वैसे वह उक्त सभी बातों को स्वाभाविक रूप से सीखता चला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब है समाजीकरण के प्रकार। तो आप समझेंगे समाजीकरण का प्रकार क्या सब है। तो समाजीकरण के प्रकार में सबसे पहले आप देखेंगे कि प्राथमिक समाजीकरण में क्या सब आता है, इसको समझिए। कह रहा यह बालकों में भविष्य में होने वाले समाजीकरण के लिए आधार सृजित करता है। ठीक है दोस्तों, समाजीकरण की इस अवस्था में बालक अपने जीवन शुरुआत करता है। सब बालक समाज के माध्यम से ही व्यवहारिक ज्ञान सीखता है, जैसे शिक्षा हो गया, सांस्कृतिक मूल्य हो गया, अभिवृत्ति एटीट्यूड हो गया। इसी चरण में होता है प्राथमिक समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता एजेंट जो होता है दोस्तों, वह कौन है, तो परिवार एवं मित्र होता है, इसकी भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको ध्यान रखेंगे। अब है द्वितीय एवं गौण वाहक। प्राथमिक तो देख लिया आप लोग कि क्या सब था, परिवार था एवं मित्र था। द्वितीय या गौण वाहक में आता है द्वितीय यानी गौण, प्रत्यक्ष रूप में नहीं भी रहेगा लेकिन वह होता है विकास बालक में। कारण इसके माध्यम में बालक सामुदायिक तरीके से सीखते हैं, व्यवहार को अपनाता है। इस प्रकार समाजीकरण का माहौल विद्यालयों, खेल के मैदान एवं पड़ोसियों के संदर्भ में देखने को मिलता है, जो बालक को व्यवहारिक रूप के साथ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है दोस्तों, तो यह द्वितीय और गौण। ठीक है दोस्तों, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रथम प्राथमिक जो है इसको टिक आउट कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक बार आता है और यह VVI पॉइंट है आपको, परिवार एवं मित्र, और उसके बाद यहाँ पे था द्वितीय एवं समाजीकरण। ठीक है दोस्तों, अब आप देखेंगे इसमें समाजीकरण की अवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ अवस्था के बारे में बताया गया है, उसको देखेंगे। वीडियो आपको थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग बने रहेंगे प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक। और दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा लग रहा है, आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। कहीं भी कमी हो तो मैं उसको पुनः अगले वीडियो में सुधार करने का कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे समझिए समाजीकरण का यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि समाजीकरण की अवस्था है, जिस अवस्था के बारे में मैं आपको पहला चैप्टर में भी बात किया हूँ और बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो अवस्था आता है इस कड़ी में तो शैशव काल आता है, इन्फेंसी। ठीक है दोस्तों, इन्फेंसी एज जो आता है, स्टेज जो आता है, कह समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से आरंभ हो जाती है। यह सब दोस्तों VVI है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब है अनुकरण की प्रवृत्ति के आधार पर बच्चों में भाषा तथा अनेक प्रकार के व्यवहारिक विकास, व्यवहार का सीखने की प्रक्रिया का भी अंग होता है। इस अवस्था में बच्चा माता पिता पर निर्भर रहता है। प्रथम वर्ष तक बच्चों में शर्मीलेपन, सैफुल की भावना दिखते हैं, दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह शैशव इन्फेंसी एज का यह सब पॉइंट है जो आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब अगला है प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है दोस्तों, अर्ली चाइल्डहुड, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। कह रहा है बच्चे में आक्रामकता की प्रवृत्ति देखी जाती है, अर्थात नाराज होने की प्रवृत्ति, आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति इसी अवस्था में होता है। अब कह रहा है दोस्तों आपको कि अभिभावक के निर्देशों को इनकार करने की प्रवृत्ति, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास या जिज्ञासा की प्रवृत्ति धीरे धीरे बालक में इस अवस्था में होना शुरू हो जाता है। तो इसका भी 2 पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब आगे आपको कह रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। ठीक है दोस्तों, अब है इस अवस्था में बालकों में अन्य लोगों के विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। प्रतियोगिता की भावना का विकास हो जाता है, सहानुभूति की भावना का विकास हो जाता है, बालक में पक्षपात भेदभाव की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, बालकों में दायित्व एवं जवाबदेह का विकास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको आता है किशोरावस्था, एडल्ट एज। ठीक है दोस्तों, अब समझिए किशोरावस्था के बारे में मैं पूरी आपको डिटेल्स में समझा चुका हूँ चैप्टर 1 में, तो ज़्यादा यहाँ पे मैं बात नहीं करना चाहूँगा इसका, आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है समाजीकरण की जटिल अवस्था होता है दोस्तों, समकक्ष मित्रों एवं समूह के साथ समायोजन करना,
सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक सूझबूझ का विकास, आत्मविश्वास मजबूत होना, विषम लिंग के प्रति आकर्षण का भाव। ठीक है दोस्तों, मित्र में चयन, नवीन मानदंड, बालक एवं बालिका दोनों समान विचार, समान मूल, उद्देश्य इत्यादि से मित्र का चयन करते हैं। अब है विचारक जोसेफ महोदय का कहना है कि अधिकांश किशोर ऐसे लोग को मित्र बनाना चाहते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके और जिनसे खुले मन से बात किया जा सके। तो मित्र वही एक सच्चे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आगे कह रहे हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता है, जैसे अध्यापक की भूमिका बहुत जरूरी है। कह रहे विद्यालय न केवल शिक्षा का एक औपचारिक साधन है, औपचारिक जहाँ पे दोस्तों पठन पाठन किसी भी शिक्षा संबंधित कार्य एक व्यवस्थित रूप से हो, समय से हो या टाइम टेबल से हो, नियमानुसार हो, तो उसको औपचारिक कहेंगे। और जहाँ यह सब नहीं हो, समय नहीं हो, निर्धारित फिक्स नहीं हो, नियम नहीं हो, व्यवस्था नहीं हो, उसको अनौपचारिक कहते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं बल्कि यह बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करता है और विद्यालय के इस कार्य में शिक्षक की भूमिका अहम होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे पॉइंट है, आपको अगला पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि परिवार के बाद बच्चे को विद्यालय, ठीक है दोस्तों, बच्चे को विद्यालय में प्रवेश मिलता है। अध्यापक ही शिक्षा के द्वारा बच्चे में सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का पैदा करते हैं जो समाज व सांस्कृतिक में मान्य होते हैं। कहा भी गया है दोस्तों कि माता पिता ने जन्म दिया और इस संसार में जो उंगली पकड़ के चलना सिखाया, चलना कैसे है हमको इस संसार में, वह एक शिक्षक का नेतृत्व होता है, शिक्षक ही करते हैं। तो अब विद्यालय में यह शिक्षक का मानदंड होता है, शिक्षक का कर्तव्य होता है कि एक बालक का सर्वांगीण विकास किया जाए। अब है स्कूल में खेल प्रक्रिया द्वारा बच्चा का सहयोग, अनुशासन, सामूहिक कार्य आदि सीखते हैं। बच्चे में आधारभूत सामाजिक व्यवहार तथा व्यवहार के सिद्धांत की नींव डालता है। ठीक है दोस्तों, अब है समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य यह है, क्या है कि बालक के माता पिता से, ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग अंडरलाइन करके वीवीआई करेंगे, बालक के माता पिता से संपर्क स्थापित करके उसकी रुचियों, मनोवृत्तियों, विषय के ज्ञान करे एवं उन्हीं के अनुसार विकास होने के अवसर प्रदान करे। यानी बालक जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहता है, जो उसका अभिवृत्ति है, जो उसका मनोवृत्ति है, रुचि है, उसको उसके लिए अवसर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, अब शिक्षक को चाहिए कि वह स्कूल में विभिन्न सामाजिक योजना, बालकों में सामूहिक क्रिया जैसे सक्रिय रूप में भाग लेना अवसर प्रदान करे। यह सब वीवीआई टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, अब है बालक के समाजीकरण में स्वस्थ मानवीय संबंधों का गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि दूसरे बालकों, शिक्षकों तथा प्रधानाचार्य के साथ स्वस्थ मानवीय संबंध पर स्थापित करे। अब है इन स्वस्थ मानवीय संबंध को स्थापित किए जाने का स्कूल का समस्त वातावरण सामाजिक बन जाएगा। अब है दोस्तों बच्चों को समाजीकरण, सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्यों, मानकों आदि का ज्ञान देना उनके समाजीकरण को तीव्र करने में सहायक सिद्ध होते हैं। अब यहाँ समझिए कार्य जहाँ तक सामाजिक भूमिका की उपयोगिता एवं उनके निर्वाह का प्रश्न होता है तो अध्यापक एवं स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत कर उन्हें अनुकरण हेतु प्रेरित करता है, मोटिवेट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह एक तरह से आप शिक्षक हैं, शिक्षक का कार्य है कि बालक को मोटिवेट करना, जहाँ दिक्कत है वहाँ पे सहयोग करना। शिक्षक का कार्य होता है सुगमकर्ता का, सहजकर्ता का। ठीक है दोस्तों, शिक्षक के पास दो चीज़ हमेशा रहना चाहिए, धैर्य एवं सहनशीलता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कहा जाता है कि एक बालक के लिए आप जो है यहाँ पे कहता है विद्यार्थी से घनिष्ठ व्यक्तित्व संबंध स्थापित कर उन्हें अपनी अभिवृत्ति समीक्षा हेतु प्रोत्साहित, मोटिवेट करे। उनकी वर्तमान अभिवृत्ति को समर्थन कर सामाजिक में सहायता की जा सकती है। आगे है परिवार एवं अभिभावक की भूमिका क्या होना चाहिए इससे संबंध में, तो समाजीकरण वाले संस्था के रूप में परिवार माता पिता का आधार संबंध कहा जाता है कि माँ और पिता के संरक्षण में रहते हुए बच्चा जो कुछ सीखता है उसके जीवन की अस्थायी पूंजी होता है। ठीक है दोस्तों, अब है बच्चे को अनुशासन एवं सही समय पर सही काम करने की सीख माता पिता से ही मिलती है, आगे चलकर व्यक्तित्व का विकास का अभिन्न अंग बन जाता है, परिवार से ही सीखता है।
अब आगे है, माता पिता द्वारा बच्चों की अधिकतम आवश्यकता पूरी की जाती है। जब बच्चे अच्छे कार्य करें तो प्रशंसा, और जब गलत कार्य करें तो निंदा की जाती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यह चैप्टर पूरी इसी पे निर्धारित है। फिर मित्र की भूमिका है, तो मित्र का क्या भूमिका होना चाहिए हम आपको पता है। अब है खेल की भूमिका, तो बालक में खेल का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भूमिका है। बालक को खेलना चाहिए, खेलने देना चाहिए। अब यहाँ पे है खेल की भूमिका में आप लोग देखेंगे, कह रहा है समाजीकरण में खेल की भूमिका। कह रहा है खेल बालक की रचनात्मक, जन्मजात, स्वतंत्र, आत्मप्रेरित, स्फूर्तिदायक, समलक्षणी, आनंददायक प्रवृत्ति कहा जाता है। यानी सब विकास खेल से होता है। खेल क्रियाओं द्वारा बालक में स्वयं को प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, जिससे समाजीकरण में सहायता मिलता है। ठीक है दोस्तों, आपका अधिकांश खेलों में मुख्यतः साथियों की आवश्यकता होती है। उनका स्वभाव मुख्यतः सामाजिक होता है, इसीलिए खेल क्रियाओं द्वारा बच्चे में सामाजिक दृष्टिकोण का विकास होता है। अन्य बच्चों के साथ खेलने से बच्चे अपरिचित लोगों से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। उन संबंधों से संबंधित समस्याओं का समाधान करना सीखते हैं। अब कह रहे समूह द्वारा अपनाए जाने वाले उसमें लोकप्रिय होने का बच्चे में सुरक्षा की भावना आता है और सामाजिक के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे लास्ट में एक पॉइंट है कि खेल में हार जीत का अनुभव बच्चों में सहन शक्ति का विकास करता है, जो अत्यंत आवश्यक है। कार्य दोस्तों, हम आप एक शिक्षक विद्यार्थी के नाते कहा जाए तो कभी भी जीवन में हारते नहीं हैं, या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ। कैसे लगा आपको, आप एक कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और अभी तक जो मेरे प्यारे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊँगा, उसमें और ज़्यादा डिस्कशन करूँगा। यह थ्योरी क्लास था। समाजीकरण बालक में कैसे होता है या आप लोग भी समझते हैं, तो इसको 5 मिनट समझ लीजिए। होता क्या है दोस्तों कि समाजीकरण जो है ना, सबसे पहली बात, समाजीकरण जो है ना, एक बालक में जब बालक जन्म लेता है नग्न आकार में तो उसे कुछ पता नहीं होता है। जब पृथ्वी पे आता है तो उसे उसी समय कहा जाता है कि बालक को कपड़ा पहनाओ, बालक को ये दो वो दो, वहीं से समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे बालक आगे बढ़ते जाएंगे, अपना उम्र बढ़ते जाएगा, बालक समाजीकरण सीखते चला जाता है और इसी प्रकार से समाजीकरण बालक में हो जाता है। इसमें महत्वपूर्ण कड़ी परिवार, मित्र, ठीक है दोस्तों, उसके बाद आस पड़ोस, विद्यालय निभाते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है समाजीकरण की प्रक्रिया समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए दोस्तों।